जय हिंद। आज के अपनी इस 30 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम प्रश्नों का शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें कुमुदनी रजनीकांत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किससे है? ए समाज सेवी, बी कला, सी उद्योग और व्यापार या डी इनमें से कोई नहीं। फिर से हमारा सवाल सुनिएगा। हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा हुई जिसमें कुमुदनी रजनीकांत को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध है ए समाज सेवी, बी कला, सी उद्योग और व्यापार या डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा बी कला। कुमुदनी रजनीकांत जो हैं, इनका संबंध कला के क्षेत्र से है। आपको बताते चले कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये 7 लोगों को प्रदान किया गया है। पद्म पुरस्कारों की यदि बात की जाए तो कुल 139 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण शामिल हैं। चलिए, हमारा आज का अगला प्रश्न है, अम्बुबाची मेले का आयोजन हर वर्ष असम में कामाख्या मंदिर में किया जाता है। बताइए कि इस मेले का आयोजन किस महीने में होता है? ए जुलाई, बी जनवरी, सी नवंबर या डी जून। हमारा फिर से प्रश्न सुनिएगा। अम्बुबाची मेले का आयोजन हर वर्ष असम में कामाख्या मंदिर में किया जाता है। बताइए कि इस मेले का आयोजन किस महीने में होता है? ए जुलाई, बी जनवरी, सी नवंबर या डी जून। हमारा उत्तर हो जाएगा डी जून। अम्बुबाची मेले का आयोजन हर वर्ष जून के महीने में असम में होता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, आईपीएल 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के उत्पाद विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है? ए सट्टे एवं लॉटरी, बी तंबाकू एवं नशोयुक्त पदार्थ, सी मोबाइल फ़ोन रील्स, डी कोल्ड ड्रिंक्स। फिर से हमारा सवाल सुनिएगा। आईपीएल 2025 में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के उत्पाद विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है? ए सट्टे एवं लॉटरी, बी तंबाकू और नशेयुक्त पदार्थ, सी मोबाइल फ़ोन रील्स, डी कोल्ड ड्रिंक्स। हमारा उत्तर हो जाएगा बी तंबाकू और नशेयुक्त पदार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किए गए हैं? फिर से हमारा सवाल सुनिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किए गए हैं? ए 30, बी 34, सी 40, डी 25। हमारा उत्तर हो जाएगा बी 34। 34 लोगों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप का शुभंकर कौन है? फिर से सुनिएगा। जनवरी 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप का शुभंकर कौन है? ए मौली, बी सिम्बा, सी तेजर, डी तारा या ई सी और डी दोनों। हमारा उत्तर हो जाएगा ई सी और डी दोनों, यानी तेजर और तारा, इन दोनों को खो खो विश्व कप का शुभंकर बनाया गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? फिर से सुनिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए मनु भाकर, बी प्रवीण कुमार, सी डी गुकेश या डी हरमनप्रीत। हमारा उत्तर हो जाएगा ये चारों। मनु भाकर, प्रवीण कुमार, डी गुकेश और हरमनप्रीत कुमार, इन चारों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका के कुआलालंपुर में हुआ। इसमें भारतीय टीम विजयी रही। बताइए कि इस टीम को की कप्तानी किसने की? फिर से हमारा सवाल सुनिएगा। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका के कुआलालंपुर में हुआ। इसमें भारतीय टीम विजयी रही। बताइए कि इस टीम की कप्तानी किसने की? ए मनु भाकर, बी शिवानी खत्री, सी रश्मिका या डी निकी प्रसाद। हमारा उत्तर हो जाएगा डी निकी प्रसाद।
हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ? ये तो आसान सवाल है क्योंकि अभी हमने किया। इसका उत्तर हो जाएगा बी, साउथ अफ्रीका। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किरण कुमार, बी एस सोमनाथ, सी डॉक्टर के सिवान या डी शक्तिकांत दास। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा इन चारों में से कोई नहीं। दरअसल वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वी नारायणन इसका उत्तर हो जाएगा। ये चारों उत्तर जो हैं ये गलत हैं। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया, जिसमें थेरथंगल पक्षी अभयारण्य भी शामिल है। यह किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी सिक्किम या डी मणिपुर। हमारा उत्तर हो जाएगा बी तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन AX4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए सुनीता विलियम्स, बी राकेश कुमार, सी अंतिम प्रांजल या डी शुभांशु शुक्ला। हमारा उत्तर हो जाएगा डी शुभांशु शुक्ला। हमारा अगला प्रश्न है, पहला खो खो विश्व कप का विजेता भारत रहा। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया? फिर से हमारा सवाल सुनिएगा। पहला खो खो विश्व कप का विजेता भारत रहा। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया? ए दुबई, बी श्रीलंका, सी साउथ अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा उत्तर हो जाएगा इन चारों में से कोई नहीं। दरअसल पहले खो खो विश्व कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, इसलिए ये चारों गलत हो जाएंगे। उत्तर हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 किस टीम ने जीती है? ए दिल्ली, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान। हमारा उत्तर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी 2024 से 25 पश्चिम बंगाल ने जीती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी 2025 में हुआ, जिसमें क्रिस्टिन कौरला कंगालू को प्रवासी सम्मान दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी दिल्ली। फिर से सुनिएगा। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी 2025 में हुआ, जिसमें क्रिस्टिन कौरला कंगालू को प्रवासी सम्मान दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी दिल्ली। हमारा उत्तर हो जाएगा सी ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट कप्पड़ और चाल किस राज्य से संबंधित हैं? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। हमारा उत्तर हो जाएगा बी केरल। अब हमारा जो प्रश्न होगा ये जीके जीएस पर आधारित होगा। पहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी नमक एवं मिथाइल अल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं। हमारा फिर से प्रश्न सुनिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा कथन है, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। हमारा उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है।
और जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। ये दोनों तथ्य सही हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। 1. उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। दूसरा, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला कथन है, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। दूसरा कथन है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, डी केवल 1। हमारा उत्तर हो जाएगा डी केवल 1। ध्यान से सुनिएगा। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं, ये सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, जो कि गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। ए आर्कटिक महासागर का, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर का, सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, या डी हिंद महासागर का। हमारा उत्तर होगा बी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सार्गेसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? ए स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, बी शिक्षक, सी स्नातक, डी उद्योगपति, या ई इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी उद्योगपति। स्थानीय निकायों, शिक्षक, स्नातक, इन सभी से राज्य विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति श्रेणी इसमें नहीं आती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ध्यान से सुनिएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ए लेखा परीक्षण या लेखा, बी केंद्र या राज्य, सी नीति या कार्यान्वयन, डी अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। हमारा उत्तर हो जाएगा डी अखिल भारतीय सेवाएं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तीसरा, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। और चौथा, पहला वित्त आयोग वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? एक, ए नंबर है 1 और 4, बी नंबर है 3 और 4, सी नंबर 2 और 3, और डी नंबर है 2 और 4। ध्यान से फिर से प्रश्न सुनिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तीसरा है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। चौथा, पहला वित्त आयोग वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पहला जो हमारा कथन है वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। तीसरा है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, इसे सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। और चौथा जो है, पहला वित्त आयोग वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ये सही नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। डी, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। फिर से सवाल सुनिए हमारा, कौन से विकल्प गलत हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। बी है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। सी है, परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। डी, समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ना कि इलेक्ट्रॉन की। बाकी बी, सी, डी जो है ये तीनों उत्तर सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। बी नंबर, सी आर दास देशबंधु। सी, विलियम बैडरबर्न वर्ष 1907 के कांग्रेस सभापति। डी, श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक। या ई, एक से अधिक या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सी आर दास। सी आर दास को देशबंधु कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं विनोबा भावे के बारे में, तो ये पहले सत्याग्रही थे, ना कि दूसरे। 1940 में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो हैं, इन्होंने लंदन में अपने सहयोगियों के साथ में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, ना कि पेरिस में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? हमारा उत्तर, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ए, 26 जनवरी 1930। बी, 15 अगस्त 1947। सी, 30 जनवरी 1948। डी, 31 दिसंबर 1950। या ई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, फिर से ध्यान से सुनिए, वर्ष 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। बी, शांति कानून का उल्लंघन। सी, कार्यपालक अधिकार अध्यादेश। या डी, वायसराय का विशेष अध्यादेश। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। आपको बताते चले कि वर्ष 1932 में सरकार के द्वारा कांग्रेस के भवन, उनकी संपत्तियों को ले लिया गया था और आंदोलन कर रहे जितने भी लोग थे उन पर लाठियां चार्ज की गई थी। ये सही होगा, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ध्यान से सुनिएगा, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। बी, हरियाणा पंजाब दिल्ली की। सी, हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की। या डी, पंजाब दिल्ली राजस्थान की। हमारा उत्तर हो जाएगा ए, हरियाणा पंजाब राजस्थान की। आपको बताते चले
कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है ए उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। हमारा उत्तर हो जाएगा बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। आपको बताते चले कि पनामा नहर की स्थापना 14 अगस्त 1914 को यह पूर्ण रूप से निर्मित हुई और यह प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन को चुनिए। ए एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जो भारत के सभी नागरिकों को नियमित आय की सुविधा प्रदान करने के लिए है। बी एनपीएस को इरडा द्वारा विनियमित किया जाता है। सी एनपीएस को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। डी एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। हमारा उत्तर हो जाएगा डी एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे पीएफआरडीए कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ए 21%, बी 31%, सी 36% या डी 40%। फिर से सुनिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? बी हो जाएगा लगभग 31%। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। दूसरा है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। ऑप्शंस ए केवल एक, ऑप्शंस दो केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना दो। इनमें से कौन से कथन गलत हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा सी एक और दो दोनों। दोनों कथन गलत हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का एक विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनीति में हुई। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक, 1, 2, 3, बी 1, 3, 4, सी 1 और 3, डी 2 और 4। फिर से प्रश्न सुनिएगा, भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा, कश्मीरी घाट की रचना एक सम अभिनीति में हुई। तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सभी। संरचनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो मेघालय पठार जो है ये दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीरी घाटी की रचना जो है ये एक सम अभिनीति द्वारा हुई है। वहीं गंगा मैदान की रचना भी जो है एक अग्र गर्त से हुई है। अतः 1, 2, 3 सही है, चौथा सिर्फ गलत है। इस प्रकार हमने आज के कुल 30 प्रश्नों को देखा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट हमारे साथ साझा करें और इसी तरह देखते रहें रीडर्स व्यूज। थैंक यू।